हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य की नीति निरंतर तत्व डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति निरंतर तत्वों की जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम देश की जो जनता है उसके लिए नियम कुछ बना सकें जिसके लिए संसद और सरकार उत्तरदायी होती है। राज्य की नीति निरंतर तत्व के टी आर एन राव द्वारा लिया गया था। आर एन राव ने सर्वप्रथम बी एन राव दिए थे सबसे पहले नीति निरंतर तत्व के बारे में कि भारत में एक नीति निरंतर तत्व होना चाहिए जो राज्य के व्यक्तियों को इससे हो सके, लाभ मिल सके। राज्य की नीति सतत भाग 4 में है। भाग 4 में 36 से 51 के बीच में है। 36 से 51 के बीच में है। इसके हम क्रमशः आर्टिकल को देखते हैं। 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य की परिभाषा दिया गया है 36 में। राज्य मतलब हम लोग यूपी बिहार नहीं। राज्य मतलब जैसे कि जिसपे पूरे एक सरकार का शासन हो, जैसे कि सरकार अपना शासन कर रही है। बीएसएनएल हो गया, रेलवे हो गया आपका, इस पर सरकार शासन कर रही है। ये आपका हो जाएगा राज्य उसे कहते हैं। और जो हम लोग यूपी बिहार उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ सभी हम लोग प्रांत, इसको प्रांत हम लोग कहेंगे, प्रांत। आर्टिकल 37 में इसे आर्टिकल 37 में कहा गया है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह बहुत से योग्य नहीं है क्योंकि ये संसद द्वारा लागू किया जाता है, तो इसे सरकार ही लागू कर सकती है। इसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। लोक कल्याण आर्टिकल 38 में कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार का जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक आर्थिक रणनीति, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह हो गया, लोगों को जैसे राशन मिलता है, पेंशन वगैरह मिलता है, वो सब ये कराएगी राज्य के लोगों को पेंशन। इसके लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है कि आपको पेंशन मिले ही मिले, आपको राशन मिले ही मिले, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 39 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन तथा संसाधनों का उचित, मतलब इस स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे कि अगर कोई प्रोफेसर है, कोई किसी कॉलेज का, अगर उसमें कोई लेडीज़ और महिला है तो दोनों को अगर 50,000 सैलरी मिल रही है तो दोनों को 50,000 ही मिलेगी। कोई 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 जैसे पुरुष और महिला प्राइवेट में कॉलेज में काम करेगा, उन लोगों को 10,000 सैलरी मिल रही है तो उन सबको 10,000 ही सैलरी मिलेगा। ये नहीं कि महिला है तो उसको 5,000 मिले, पुरुष है तो उसको 10,000 मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 39 में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, जो डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में कहा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आर्टिकल 39 का कहा कि निःशुल्क विधि यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना मुकदमा लेकर न्यायालय में जाता है तो वहाँ पे सुनवाई जो होगी, चाहे वहाँ पे जो भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उनको लोगों के जो भी मतलब काम है वो निःशुल्क कर, उसके प्रति उसको कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा। अगर आपसे कोई पैसा ले सकता है तो आप उसको कुछ मतलब बाध्य कर सकते हैं। आर्टिकल 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन, इसको हम लोग आर्टिकल 39 को हम लोग महात्मा गांधी वर्सेज भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो गठन हुआ था ना, ये महात्मा गांधी कहते कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए और भीमराव अम्बेडकर कहते कि गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि और ग्राम पंचायतों का गठन होगा तो जो पैसा है वो ग्राम पंचायतों में पूर्ण रूप से 100 रुपये नहीं पहुँच पाएगा। गलत तरीके से जो महात्मा गांधी कहते हैं कि कुछ तो पहुँचेगा, 100 में से 50 रुपये पहुँचेगा तो पहुँचेगा। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि नहीं, ये मतलब जो जहाँ इच्छा करे वो लागू कर सकता है। इसको संसद द्वारा हमेशा प्रवर्तन नहीं रहेगा, इसको न्यायालय मूल अधिकार न करके संसदीय तरीके से किया जाए। दोनों लोग इससे राजी हो गए तो फिर जैसे कि हम लोग दिल्ली में वो नहीं है, क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत नहीं है दिल्ली में। तो कोई पहले भी था, कोई जो चाहता है तो कर सकता है, चाहे नहीं भी कर सकता। फिर आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे काम, वृद्धा पेंशन, विकलांग को आदि, इसमें कहा गया है सरकारी सहायता आर्टिकल 41 में। फिर आर्टिकल 42 में न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। आर्टिकल 42 में कहा गया है कि कोई भी औरत जैसे कि गर्भवती है तो उसको दैनिक कार्य पर नहीं रखा जा सकता है, उसको शारीरिक श्रम नहीं करना है। उसको सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो अपनी दैनिक पौष्टिक आहार को ले सके। उसके बाद आर्टिकल 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके। कुछ जगहों पर ऐसा होता है जैसे कि लोग काम तो करवाते हैं लेकिन उसके हिसाब से उसको मजदूरी नहीं, उसको पैसा नहीं देते हैं। तो आर्टिकल 43 में कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा, हम लोगों को पैसा देना पड़ेगा। जो जितना काम करे उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसको पैसा देना ही पड़ेगा। आर्टिकल 43 में ये कहा गया है। फिर आर्टिकल 43 का जैसे, हाँ, जैसे जहाँ पे 43 का ए या चाहे 1 लिया है, वहाँ पे उसको
वो संविधान का मूल अधिकार नहीं है, वो संविधान का जो मूल अधिकार उसे कहते हैं, जो मूल संविधान उसे कहते हैं, जो 1946 में 1946 में लागू करते समय संविधान जो हुआ था उसे हम लोग मूल संविधान कहेंगे। तो ये जो 43 का इसको जोड़ा गया है बाद में, तो जितने भी मतलब 43 का है या 39 का है, 39 का, मतलब इसको बाद में जोड़ा गया है, तो मूल संविधान के भाग नहीं है, इनको बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो 43 का में कहा गया है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, जहाँ पे उद्योग, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनकी भागीदारी के बारे में बात की कि उनको पूर्ण रूप से अच्छा काम मिले। 44 अनुच्छेद 44 में कहा कि सामान्य सिविल संहिता अर्थात सभी कार्यों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीति अलग हो। मतलब कि अगर कोई हिंदू धर्म हो या मुसलमान हो, उन लोगों की शादी, सिख ईसाई जो भी हो, शादी अगर करते हैं तो उन लोगों को अगर तलाक लेना हो तो अपनी तलाक जैसे कि सिविल संहिता के हिसाब से ले सकते हैं, बल्कि किसी भी मतलब किसी भी वो जाति से बिलोंग करते हुए कोई मायने नहीं रखता है। आपराधिक कानून को इसमें नोट करके लिखा है कि आपराधिक कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून आधार संहिता कहते हैं। आर्टिकल 45 में कहा है कि 6 वर्ष की आयु के बच्चे को स्वास्थ्य का ध्यान रखकर सरकार की जिम्मेदारी तथा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना जरूरी है। हालांकि इसको 600 2002 के द्वारा 21 कौ में जोड़ दिया गया है, 21 कौ में जोड़ा गया है। फिर इसको फिर 51 में भी किया गया, 51 कौ में भी जोड़ा गया है, 51 कौ में जोड़ा गया है, 51 कौ में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें सबसे पहले 51 का मूल कर्तव्य 10 थे, 51 का मूल कर्तव्य 10 थे। बाद में 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 1976 में, तो 11 हुए। 42वां संविधान 1976 में जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा के बारे में कहा गया है। उसके बाद उसी टाइम इसको 6 वर्ष जो ये है क्या, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, इसको 45 से निकाल के 21 कौ में ले गया गया 2002 में, 6वें संविधान संशोधन 2002 में ले गया गया है। ठीक है। और इससे अलग कहा गया, इसको किस आधार पर ले गया गया है, मतलब 600 संविधान संशोधन को, तो इसको ले जाया गया है कर्नाटक मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के अधीन को इसको अनुच्छेद 21 को में ले जाया गया है। मोहिनी जैन केस 1900 पूछ रहता है कभी कभी, 1989 में कोर्ट में गया था और सुनवाई इसकी हुई थी 1992 में। कभी वाद विवाद लेके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। और उसके बाद है इसको इसका आरटीई, मतलब जैसे आरटीई होता है आपका राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मूल अधिकार, आरटीई राइट टू एजुकेशन शिक्षा का मूल अधिकार होता है इसके। उसके बाद आते हैं हम लोग, और ये भी है कि जैसे कि 21 कौ में जोड़ा गया है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जोड़ा गया है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जोड़ा गया है। और जो आर्टिकल 45 है, ये आर्टिकल 45 है, इसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों को जोड़ा, मतलब रखा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और 6 से 14 साल है वो 21 कौ में जोड़ा गया है 22वें संविधान संशोधन 600 संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, अनुच्छेद 46 में ST SC OBC के लिए विशेष आरक्षण की मांग की गई है। उसके बाद आर्टिकल 47 सरकार पेशायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। सरकार आर्टिकल 47 में कहा गया है। अनुच्छेद 48 को में कहा कि पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया 48 को। ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय स्मारक जैसे कि राष्ट्रीय स्मारक हो गया, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, आपका कुतुब मीनार के बाद आपका हो गया जैसे कि ताजमहल हो गया, ताजमहल के बाद आपका लाल रेड फोर्ट हो गया, रेड फोर्ट के बाद आपका फिर से वगैरह बहुत सारे जितने भी मतलब हैं उसको संरक्षण इसी के तहत किया जाएगा, आर्टिकल 49 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 15 में कहा गया कार्यपालिका में न्यायपालिका को अलग, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका हम लोग की वो हो जाएगी, जैसे कि संसद वगैरह हो गई, स्टेट का विधानमंडल हो गया, ये हम लोग की कार्यपालिका हो जाएगी। और न्यायपालिका में हम लोग का HC आ जाएगा, SC आ जाएगा।
ये कभी कभी ये है राजनीति निषेध तत्वों का वर्गीकरण, हम पूछता नहीं है, वैसे हम बता दे रहे हैं कि नीति निषेध तत्वों के 3 भागों में बांटते हैं। पहला गांधीवादी, समाजवादी और बौद्धिक या ये पूछता नहीं है, लेकिन देख लीजिए, वैसे पूछता नहीं है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए मूल इसमें यह है, मूल अधिकार तथा नीति निषेध तत्वों में अंतर जान लीजिए, क्योंकि ये जो बी एन राव थे ना, बी एन राव जो नीति निषेध तत्वों का बुनियादी ढांचा रखते थे, नींव रखे थे बी एन राव, उन्होंने इन दोनों को सगी बहन कहा था। ठीक है, मूल अधिकार और नीति निषेध तत्वों को। ठीक है, तो इसको कंपेयर किया था और क्वेश्चन पूछा है कंपेयर करके, जैसे कि ये यूएसए से लिया गया है मूल अधिकार। ठीक है, और ये जो नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिया गया, पहले बता चुके हैं। इसे भाग 3 में रखा गया, इसे भाग 4 में रखा गया। यह आपका नैसर्गिक है, और यह नैसर्गिक नहीं, नैसर्गिक मतलब कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय योग्य नहीं है। जो ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती मूल अधिकार में। इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे कि पेंशन जब इच्छा करे उसको दे सकती है, राशन जिसको इच्छा करे दे सकती है, या वगैरह और कुछ भी, जैसे कि जिसको कोई मतलब बीएसएनएल से कोई सिम लेकर चला रहा है तो उसको जिस हिसाब से अपना डाटा वाटा जैसा सिस्टम है जो भी अपना है दे सकती है। इसमें जो मूल अधिकार है, जैसे कि शिक्षा हो गया आपका, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उसके बाद से कानून जैसे जो आपका 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए वो हो गया शिक्षा, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, यह सकारात्मक होता है, मूल अधिकार सकारात्मक होता है। ठीक, ये पॉजिटिव होता है मूल अधिकार, और ये निगेटिव होता है नकारात्मक, यह नकारात्मक होता है। मूल अधिकार गैर न्यायोचित है, मतलब कि नैसर्गिक है, और यह नैसर्गिक नहीं है, यह मतलब गैर न्यायोचित है। यह गैर न्यायोचित है, इन्हें कानूनी रूप से न्याय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये होगा। और इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नीति निषेध तत्वों को इस पर संसद सीधा अधिकार करती है, इस पर आपका वो अधिकार करता है, क्या कहा जाता है, संसद। ठीक है, इस पर इस पर सीधे एच सी का अधिकार, जैसे कि आप एच सी के तहत हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं एच सी में। ठीक है, और एस सी सुप्रीम कोर्ट में आप 32 के तहत जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं जाकर कहेंगे कि हमको राशन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला है, चाहे और कुछ जैसे कि सरकारी सेवाएं नहीं मिली। ठीक है, तो इसके प्रति आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सीधे सरकार का दायित्व रहता है। ठीक है, और न्यायालय इस बात से बाध्य है, कि अगर मूल अधिकार का हनन होता है, तो वह उस कानून को गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, अगर कोई जो रूल है, नियम है, अगर उससे किसी भी मतलब व्यक्ति का अगर हनन होता है, तो सरकार में न्यायालय उसको गैर संवैधानिक और अवैध घोषित करके उसको रद्द कर सकते हैं। ठीक है, और नीति निषेध तत्व में क्या होता है, ये नैतिक राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नीति इसको अगर सरकार लागू कर देती है, तो आपको मानना ही मानना है। ठीक है, इसको मानना ही मानना है, कुछ भी हो जाए इसको मानना है। ठीक है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं कि जाके हमको वहाँ कर दें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाए। ठीक है, मौलिक अधिकार आपका न्यायिक अधिकार है। ठीक, मौलिक अधिकार हम लोगों का न्यायिक अधिकार है। ठीक है, और ये अर्धन्यायिक है, ये अर्धन्यायिक है। ठीक है, ये अर्धन्यायिक ये पूछता है कभी कभी से कि ये अर्धन्यायिक नीति निषेध तत्व अर्धन्यायिक है या न्यायिक है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा, न्यायिक कौन है और अर्धन्यायिक कौन है। ठीक है, तो न्यायिक आपका मूल अधिकार है और अर्धन्यायिक हम लोग का नीति निषेध तत्व। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आपका ये। ठीक, यूपीएससी पर क्वेश्चन किया था नीति निषेध तत्व से कि नीति निषेध तत्व में कितने लोकतंत्र होते। ठीक है, कितने लोकतंत्र, यूपीएससी एक बार क्वेश्चन किया था कि नीति निषेध तत्व में कितने लोकतंत्र होते हैं, तो जिस नीति निषेध तत्व में 2 लोकतंत्र होते हैं। पहला होता है हम लोगों का आर्थिक लोकतंत्र, और दूसरा होता है सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो पहला आर्थिक, दूसरा सामाजिक लोकतंत्र होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें होता है आपका, नेक्स्ट चलते हैं। तो कैसा लगा है ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सकता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, या तो दृष्टि का या AIS, 2 चैनल का या VNIS का, तीनों में किसी एक का जरूर टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा फुल एनालिसिस के साथ हम पूरा विस्तृत से PCS टेस्ट सीरीज, तब ताकि अपने पूरे दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, हाँ, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो जाते जाते नेवर गिव अप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।